we're starting with the second part of geometrical isomerism. That is optical isomerism. Stereoisomerism. That is optical isomerisms. Okay. Now, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में अगर हम लोग देखें, हम लोग स्ट्रक्चर्स के साथ खेलेंगे और हम लोग समझेंगे कि क्या है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म. बेसिकली ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कैन ओनली एग्जिस्ट वेयर देयर इज नो प्लेन ऑफ सिमेट्री. ओके, नो प्लेन ऑफ सिमेट्री का मतलब ही ये है कि देयर कुड नॉट बी, ओके, एक ऐसा प्लेन नहीं होगा जो सिमेट्रिकल होगा. मतलब अगर मैं एटम को काटूं, ओके, इफ आई कट दिस एटम राइट हियर, लेट्स से सेंटर में काट दिया, ओके, तो ये अलग है, ये अलग है. सो राइट नाउ देयर इज नो प्लेन ऑफ सिमेट्री. आपको लग रहा है अरे यार देयर इज नो प्लेन ऑफ सिमेट्री, ऑफ कोर्स दिस इज ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म. बट अगर मैं उसको ऐसे काटूं, समझ रहे हो, तो ये जो व्हाइट है आधा कटेगा, ब्लू है आधा कटेगा, रेड है जो आधा कटेगा. तो भले ही आपको लगे, लेकिन इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री था. बेसिकली कोई भी अगर प्लेनार स्ट्रक्चर है तो उसको तो मैं ऐसे ही काटूंगा ना यार, कुछ भी हो, क्या फर्क पड़ता है. सो व्हेनेवर देयर इज अ प्लेनार स्ट्रक्चर, सो नो प्लेनार स्ट्रक्चर्स कैन शो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म. सो दैट रूल्स आउट लीनियर भी तो एक प्लेन में आता है, ट्राइगोनल प्लेनर एक प्लेन में आता है, इवन फॉर दैट मैटर स्क्वायर प्लेनर. तो ये तीनों ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं बना सकते. सो बनाएगा कौन? बेसिकली दो बचे हमारे पास. अच्छा, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल जो है वो हमको पढ़ना नहीं है, तो हम लोग उस पर त्रास नहीं लेंगे. ओके, हम लोग पढ़ने वाला भी टेट्राहेड्रल and octahedral. Now, let me just directly dwell into the structure of tetrahedral so that we don't waste a lot of time in this. Okay, understanding these concepts. So tetrahedral structure कैसा होता है? Okay, अगर मैं बात करूं टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर में एक ऊपर होता है और बाकी तीन बॉन्ड जो होते हैं वो नीचे होते हैं. समथिंग लाइक दिस विच शोज अस कि यार चार अलग अलग लिगेंड बनाते हैं हम लोग. सॉरी, थोड़ा सा गलती हो गई. So let's have four. Let's say these are the four ligands. Okay, let's assume these are the same ligands. Okay, if they are the same ligands, this is not a planar structure. So तुम लोगों को लगा अरे यार ये तो स्ट्रक्चर है ही नहीं जो प्लेन है. लेकिन देखो एक चीज याद रखो, एक ऊपर तीन नीचे, इसको मैं घुमा दूं तो एक ऊपर तीन नीचे, इसको मैं ऐसे घुमा दूं एक ऊपर तीन नीचे, इसको मैं ऐसे घुमा दूं एक ऊपर तीन नीचे. So it's a very symmetrical structure. So there might be a plane of symmetry. If we assume that all four ligands are the same, exact same, okay, assume करते हैं कि चारों लिगेंड क्या है, सेम है. Okay, let's assume all are same. Okay, so I can cut it on any corner. Okay, I'll just start with all the ligands being same. थोड़ा सा adjust कर लो मेरे साथ. Let's assume this is also white. Okay, now so if I cut it straight down the middle like this, so ये आधा कटेगा, ये आधा कटेगा, राइट. ये जो है पर्पल वो भी आधा कटेगा, ये जो पीछे वाला ग्रे है वो भी आधा आधा कटेगा. नाउ पे अटेंशन टू दिस वन. यहां पे जैसे ये प्लेन के साथ ऐसे एक लिगेंड निकल रहा है, वैसे इधर भी एक लिगेंड निकल रहा है. सो दोज आर मिरर इमेजेस. सो देयर इज अ प्लेन ऑफ सिमेट्री. इफ आई कट the plane of symmetry is like this, okay, or I can keep it like this and cut it also because these are all the same ligands. Okay, now obviously you understood कि अगर एक अलग रहेगा तो भी सेम ही सिनेरियो होगा ना. उन दोनों को मैं काटूंगा ना, समझा, उन दोनों को. इसको अगर मैं पकड़ के काट दिया तो ये आधा इधर आधा इधर, ये पीछे वाला भी आधा आधा इधर, ये जैसे निकला वैसे ही ये निकला. तो मैं सोचूंगा चलो दो अलग करके देखते हैं. जब मैं दो अलग भी करूंगा ना तो गाइस अभी ऐसा लगे हाँ यार ये अलग है ये अलग है, तो देयर विल बी नो प्लेन ऑफ. नहीं, इन दोनों को ही काट देते हैं ऐसा. मतलब अगर मैं इन दोनों को ऐसा काट दूं तो आधा ग्रीन ये बाजू, आधा ग्रीन ये बाजू, आधा ग्रे ये बाजू, आधा ग्रे ये बाजू, पर्पल भी आधा आधा कट गया. जैसे व्हाइट इधर निकल रहा वैसे ही व्हाइट इधर भी निकल रहा. सो अगर तुमको कोई ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म देखना है तो इट हैज टू बी when there is M, A, B, C, D, अलग अलग. Does it remind you of something? Chiral carbon, guys. Chiral carbon is a carbon which is tetrahedral and it has 4 different groups attached to it. So similar to that, optical isomerism will only happen to one compound, that is M, A, B,
CD with a N plus or minus charge. Easy है ना, क्या प्रॉब्लम है? Now, when I go to octahedral में थोड़ा सा हमको सोचना पड़ेगा कि कब पॉसिबिलिटी है. ओके, सो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म डेफिनेटली हम लोग पढ़ेंगे, वही जो हमको पूछा जाएगा एग्जाम में. ओके, सो इफ आई टेल यू कि देयर इज अ चांस दैट सारे जब सेम होता है, A6 जब होता है, तो यार किसको भी किधर भी काटो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जब काटोगे ना तो चार को काटोगे. ऐसा अगर मैं काटूं ऐसा, तो ये चारों कट सकते हैं. वैसे ही अगर मैं इसको ऐसा काटूं तो चार कट सकते हैं. तो एट एनी मोमेंट अगर ट्रांस है, ट्रांस, तो हमेशा हमेशा, क्योंकि ट्रांस अगर है तो बाकी चार तो कटेगा, बाकी चार कटेगा ना. ये भी कटा, ये भी कटा, आगे वाला भी कटा, नीचे वाला भी कटा, बीच वाला भी कटा, बस ये दो सेम हुए तो इट विल नॉट शो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म. मतलब सारे ट्रांस आइसोमर्स, ऑक्टाहेड्रल के सारे ट्रांस आइसोमर्स विल नॉट शो ऑप्टिकल आइसोमर्स. व्हाट अबाउट सिस? सो इफ यू सी, दिस इज अ सिस ऑफ Ma2B4, Ma2B4. But when it is cis, I can cut this like this. Now I can cut this like this. So when I cut this like this, red other, red other, red other, red other, yellow other, white other, white other, and trans. So मतलब अगर मैं A2B2 लेता हूं, चलो let's change it a little bit. Let's make it this. Okay. Now this is trans. दिख रहा है क्या? ये ग्रीन वाला जो है ट्रांस है. तो ट्रांस है तो क्या भाई, तेरे को दिमाग में बैठ गया ट्रांस है तो बाकी चार को काट दे. तो बाकी चार को जब तू काटेगा तो इट विल बी अ प्लेन ऑफ सिमेट्री. बट व्हाट इफ आई चेंज इट अ लिटिल बिट एंड आई मेक इट सिस कंपाउंड? यस, नाउ दिस कंपाउंड सीम्स कि इसको हम लोग कुछ भी करके सेम नहीं ला सकते. सो दिस इज अ कंपाउंड विच इज your cis, pure cis of Ma2B2C2. Can you cut it like this? Can you cut it? There is no way that you can find a structure where there is optical isomerism. There is no plane of symmetry. So this will show you a optical isomer. This is an optical isomer. ये चार को काटो तो अलग अलग हो गया, ये चार को काटो अलग अलग हो गया. ऐसा आड़ा वाकड़ा भी काटो ना कैसे भी, let me try, but it will always show me something different, which is why this is the only type that shows out of the five, only one, that is pure cis, will show optical isomerism. Now what about if I just replace these with these two? Okay, you remember meridional facial? I hope 15-20 मिनट पहले पढ़ा है, ऐसे मत करो. ओके, मेरिडोनियल और फेशियल था तो उसमें भी तो सिस और ट्रांस था. लाइक अगर ट्रांस है, देख दो लाल ट्रांस में तो खत्म हो गया, तो इसमें तो कोई पॉइंट ही नहीं है, क्योंकि बाकी चार को मैं काट दूंगा, है ना. बाकी चार को काट दूंगा तो क्या हो जाएगा, ये दोनों अलग अलग हो जाएगा. ओके, बट व्हाट अबाउट फेशियल? ओह सॉरी, what about facial? So when I put facial, you might assume कि यार there is no way to cut this now, but there is a plane of symmetry. I have to think really hard, but I will come up with the plane of symmetry. Yes, here you go. If I cut it like this, जहां पे ये जो ग्रीन है और ये जो रेड है कट गया, तो ये रेड आधा कटेगा, ये येलो आधा कटेगा और ये ग्रीन आधा कटेगा. जैसे ग्रीन यहां पे निकल रहा है वैसे ही ग्रीन वहां निकल रहा है, जैसे रेड यहां निकल रहा है वैसे ही रेड यहां निकल रहा है. दिख रहा है आपको? तो अगर मैं इसको ऐसे काटू स्ट्रेट, ओके, सो जैसे ग्रीन यहां वैसे ही ग्रीन यहां, जैसे रेड यहां, तो मिरर इमेज होगा ना, तो इट विल नॉट शो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म. आई एम होपिंग तुमको समझा ना. ऑल्सो MAA twice B2, बिकॉज ट्रांस वाला तो नहीं. क्यों ट्रांस वाला नहीं? बिकॉज ट्रांस वाले में तो तुमको पता है ट्रांस रहेगा तो बात उधर ही खत्म हो जाती है. ओके, सो अगर मैं ट्रांस बताऊं तो देयर विल बी नो पॉसिबिलिटी, बराबर. बट व्हाट अबाउट सिस? अगर ये ट्रांस है तो देखो क्या करोगे आप, इसको ही काट दोगे, इसको ऐसे काट दोगे, राइट. यस, देयर यू गो.
सो अगर इसको ऐसे काटे हम लोग, ऐसे काटे तो जैसे ऊपर ग्रीन है वैसे नीचे ग्रीन है, कोई फर्क नहीं पड़ता. This will not show optical isomerism. But what about cis? Now there is no way to cut a cis compound to have an plane of symmetry because it's really difficult. आप इस स्ट्रक्चर को कैसे आप इसका प्लेन ऑफ सिमेट्री निकालोगे, राइट? देयर इज नो प्लेन ऑफ सिमेट्री. तो दिस इज अ कंपाउंड वेयर देयर इज M A A A A B B. So M A A twice B2, वो भी cis वाला will show. There is a cis and a trans, but only cis will show. Now, similarly, A A thrice जो है, it will also never have an optical isomer. Okay, I will show you that also so that you understand clearly कि मैं क्या बता रहा हूं. Now, when you draw an MAA thrice, so ये ऐसा स्ट्रक्चर बनता है, दिख रहा है आपको? ओके, एक एक एक. ओके, सो ऐसे स्ट्रक्चर में आप देखोगे कि ये M है, इसके आगे और आगे ए ए ले लिया मैंने, तो इसकी ये बाजू और ये बाजू ए ए ले लिया मैंने, और इसके इधर और किधर नहीं बना, इधर नहीं बना. ओके, ये मैंने ए ए ले लिया. ओके, सो दीज आर द थ्री fans like structure. I'll try to show you the same one here also. Okay, so this is your structure जहां पे ये है तुम्हारा ऑप्टिकल आइसोमर, और इसका रिवर्स जो होगा दैट विल बी योर डिस्ट्रो एट लीवो. तो इसका मिरर इमेज तुम लोग को बनाने आता होगा. इसका मिरर इमेज कैसे बनाओगे आप? इसका मिरर इमेज आप ऐसे बनाओगे जहां पे आप जो बना रहे हो उसका ऑपोजिट बनोगे. तो ये इधर है तो ये इधर है, ये जो है ये पहले ए बन गया, ये वाला. ओ सॉरी, नो 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 सॉरी, ये आगे के साइड में बना ऐसे. ओके, सेकंड जो है वो यहां पे बनेगा ऐसे. जैसे ये फैन ऐसे बना वैसे ये साइड बनेगा. और ये जो लास्ट वाला है वो कैसे बनेगा? सामने के साइड में बनेगा, पीछे के साइड में बनेगा ऐसे. ऑलराइट, so these are the Dijkstra and the Levo part. This is the mirror image of that. So this will show optical isomerism. Only 4 type of compounds show optical isomerism. So it should not be very difficult for you to understand. I hope आपको सब समझा है. I've tried my best to explain you optical isomerism. Take a screenshot. Moving on to the next part of the chapter, that is called organometallic compounds. Okay, now when I speak about organometallic compounds, I need to understand that there are two types of organometallic compounds, some called as sigma and the other ones are called as pi. Okay, now when there is a sigma and a pi bond, what you have to understand is sigma मतलब क्या, single bond में bond बनेगा, और there is a pi. But before that, let's understand what are organometallic compounds altogether. ऑर्गेनो मतलब ऑब्वियसली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो कार्बन तो आना ही है, और मेटालिक मतलब मेटल. तो तुम्हारा जो मेटल है जब वो डायरेक्टली कार्बन से लिंक्ड है, या तो सिग्मा या तो पाई बॉन्ड से, तो उसको हम लोग ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स बोलेंगे. नाउ व्हेन आई से सिग्मा, द मोस्ट फेमस एग्जांपल दैट आई कैन थिंक ऑफ is RMGX. Now what is RMGX? Of course you know where there is this is your Grignard's reagent, right? So Grignard's reagent में क्या हो रहा है, तुम्हारा जो R है, R में क्या है, CH3 है, तो वो CH3 का डायरेक्ट सिंगल बॉन्ड बन रहा है मैग्नीशियम के साथ. So there is a sigma bond in this compound, so there is Grignard reagent. वैसे Franklin's reagent is also an example of sigma bonded compounds. Okay, but when I talk about pi bonded compounds, I would say the first example that comes to mind is something like a ferrocene, where there is iron, okay, and then there is something like this. Okay, so ferrocene में क्या होता है कि ये जो है वो पाई बॉन्ड बनाता है. फॉर एग्जाम्पल एक और एग्जाम्पल अगर मैं लूं तो प्लैटिनम का एक एग्जाम्पल ले सकते हैं हम लोग. प्लैटिनम के मान लो तीनों जगह पे क्लोरीन के बॉन्ड्स है. ओके, और यहां पे बॉन्ड जो है वो इथीन का है, CH2, सिंगल बॉन्ड CH2, और ये जो डबल बॉन्ड है, ये जो पाई बॉन्ड है ना, ये पाई बॉन्ड शेयर्ड है इसके साथ, लिगेंड के साथ. सो
the pi bond becomes the ligand. So that is why we can say that these pi electrons, क्योंकि इसके pi bond के electrons इसके साथ involved हैं, तो इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे, pi bonded organometallic compound. Okay. Now here also the same resonating electrons are getting involved in ion. So when there are resonating electrons which are getting involved in ion, I can say obviously that this is also a pi bonded compound. Okay. Now ion will have a charge of, let's say, ion can have a charge of 2 plus or 3 plus, whatever it is, based on the stability. This is your structure of ferrocene. Okay. Now this is not very important. We've already seen examples of Grignard, Franklin's reagent या ferrocene या ये compound को अगर मैं बात करूं तो इन सब में एक चीज कॉमन है, मेटल और कार्बन का बॉन्डिंग है ना. Now there is a very important subtopic of this that is called as carbonyl compounds. Okay. Now before understanding carbonyl compounds, they are not specifically organic compounds. जैसे carbonyl is nothing but carbon monoxide. Okay. Now when I speak about carbon monoxide, you have to understand that there is carbon which has 4 electrons, right, and oxygen which has 6 electrons. Now how do they attain stability is the important point here. Now how they attain stability could be something like carbon sharing 2 electrons and not sharing 2 electrons, whereas oxygen sharing 2 electrons and not sharing 4 electrons. So ये कार्बन और कार्बन का डबल बॉन्ड बन चुका है. अब इसके बाद ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है ना, वो 2 इलेक्ट्रॉन यहां पे आ जाता है. मतलब कार्बन का सिंगल था, डबल था और एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड था ऑक्सीजन के साथ. बट ये कार्बन भी एक लोन पेयर के साथ छूटा है, ऑक्सीजन भी लोन पेयर के साथ छूटा है. तो जब कार्बन लोन पेयर के साथ छूटा है तो वो क्या बना सकता है, लिगेंड बॉन्ड बना सकता है, मतलब कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है. तो आइडिया ऐसा है कि क्वेश्चन आ सकता है सीबीएसई में, डेफिनेटली ये क्वेश्चन आ सकता है कि हाउ इज कार्बोनिल कंपाउंड्स मोर स्टेबल देन अमोनिया कंपाउंड्स. सो कार्बोनिल इज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट लिगेंड्स. नाउ व्हाई इज इट द स्ट्रॉन्गेस्ट लिगेंड? बिकॉज इट फॉर्म्स अ काइंड ऑफ, लेट्स ऐड अ न्यू बॉन्ड, synergic bond. क्या बनाता है वो? Synergic bond. Now what is synergic bond exactly? Please pay attention so that I can just explain you. So what happens is, this is your metal. Okay, it has multiple क्या बोलता है, orbitals around it. Okay, when I speak about carbon also, carbon is already in 3 bonds with oxygen, right? But carbon also has a sigma which has lone pair of electrons. दिख रहे हैं यहाँ पे lone pair of electrons, and it has anti-pi. Okay, anti-pi bonding orbitals. Anti-pi bonding तुम लोग को अगर याद है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी में हम लोग ने पढ़ा था, एक पाई बॉन्ड बनता है तो उसके साथ साथ एंटी-पाई बॉन्ड बनता है. ओके, सो दीज आर द एंटी-पाई बॉन्ड्स. Now what happens here is, this carbon, because it's a ligand, what will happen is this electrons will go either. So metal is getting electrons from carbon. This is a genuine coordinate bond. But now what happens is, because the number of electrons are less, the metal from the d orbitals, okay, d orbitals में जो उसके electrons है, जो field electrons बोलते हैं हम लोग उसको, valence electrons नहीं, अंदर के electrons जो है, वो इलेक्ट्रॉन्स इसके साथ शेयर हो सकते हैं. So when that happens, there is another bond with carbon. Now because there is a to and fro bond, there is a sigma and a pi probability. Does the bond order of a carbonyl bond with the metal increases? Now here if you see, the carbon is also forming bond with metal and metal is also forming bond with carbon. But when I see a case of ammonia, so ammonia के बारे में तुम लोग को मालूम रहेगा, NH3 के साथ वो 3 H के साथ bonded है, and नाइट्रोजन के पास लोन पेयर. As soon as the nitrogen gives the metal the lone pair, it's done. कोई त्रास ही नहीं है, it's stable. But यहाँ पे जो है वो anti-pi bonding की वजह से क्या हो जाता है, it forms a synergic bond where both of them are synergizing, coming to the same energy or contributing to each other's stability. So that is why carbonyl compounds are more stable than ammonia compounds. So I hope ये एक अलग टाइप का टॉपिक है, आपको समझा होगा. The last topic that we are going to study is the factors that affect the stability. What we are going to study is factors that affect the stability.
of complex compound. Now when we study these concepts, very simply अगर मैं बात करूं, there are two aspects of complex compounds. Now what are the aspects? Come on, tell me. Of course तुमने दिमाग में लगा दिया कि एक मेटल है और एक लिगेंड है. So डिपेंड करेगा दोनों पे. So सबसे पहले डिपेंड करेगा नेचर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम. ऑफ कोर्स सेंट्रल मेटल एटम जैसा होगा उसके हिसाब से स्टेबिलिटी होगी. एंड दूसरा पॉइंट डिपेंड करेगा नेचर ऑफ लिगेंड पे. ओके, नाउ सेंट्रल मेटल एटम में दो चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है. पहला जो है दैट इज ऑक्सीडेशन नंबर. भाई ऑब्वियस सा बात है, जितना ज्यादा पॉजिटिव होगा उतना ज्यादा वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच पाएगा. क्योंकि यहां पे मेटल सिर्फ इलेक्ट्रॉन नहीं दे रहा है, यहां पे मेटल इलेक्ट्रॉन ले रहा है. हम लोग ने ट्रेडिशनल केमिस्ट्री में यह पढ़ा कि मेटल ऑलवेज गिव्स इलेक्ट्रॉन. हियर वी स्टडीड मेटल एक्सेप्ट्स लोन पेयर्स टू फिल इट्स एम्प्टी ऑर्बिटल्स, राइट. नाउ ऑक्सीडेशन नंबर हायर रहेगा तो स्टेबिलिटी क्या होगी? हायर. So I can come to a conclusion that it is directly proportional. At the same time, I can say atomic size. मुझे बताओ इलेक्ट्रॉन लेना है कि देना है? Of course इलेक्ट्रॉन देना नहीं है, लेना है. लिगेंड्स के साथ अगर बॉन्ड बनाना है तो उनके लोन पेयर लेने हैं. तो भाई अगर लोन पेयर लेने हैं तो न्यूक्लियस को वो लोन पेयर के पास होना पड़ेगा. जितना पास होगा न्यूक्लियस उतना पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस का खींच पाएगा वो लोन पेयर्स को. न्यूक्लियस इज पॉजिटिव, लोन पेयर इज आर नेगेटिव. सो द स्मॉलर द मेटल, the better the stability. So I can say atomic size is inversely proportional to stability, right? तो दिस आर द मेन फीचर्स. मेटल का एक ही तो फीचर है भाई, लोन पेयर लेना है. बट व्हाट अबाउट द लिगेंड? लिगेंड का क्या फीचर है? लिगेंड का फीचर है कि लोन पेयर देना है. तो अगर लोन पेयर देना है तो इट शुड बी, सॉरी, द थर्ड और या फर्स्ट भी लिख सकते हैं. थर्ड एस्पेक्ट इज लुईस बेस. ओके, द मोर द लुईस बेसिक द मोर द स्टेबिलिटी. मतलब जो लोन पेयर आसानी से दे सकता है दैट वुड बी द मोस्ट स्टेबल. जैसे फॉर एग्जांपल NH3 विल बी मोर स्टेबल देन फ्लोरीन. व्हाई? बिकॉज NH3 कैन इजीली डोनेट द लोन पेयर, whereas फ्लोरीन इज अ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट. वो लोन पेयर नहीं देना चाहता. सो ऑब्वियसली. और फोर्थ पॉइंट एंड लास्ट पॉइंट इज कीलेशन. नाउ व्हाट इज कीलेशन फैक्टर? इट्स कीलेशन मतलब डेंट, या इट कम्स फ्रॉम द वर्ड कीलेट. ओके, कीलेट मतलब क्लॉ लाइक. कीलेट मतलब क्लॉ लाइक. अब तुमने अगर स्ट्रक्चर्स देखे, हमने देखा कि जब भी एक डबल बॉन्ड बनता है तो एक डबल बॉन्ड कुछ ऐसा बनता है. ओके, सो इस जो स्ट्रक्चर है उसको हम लोग ने पकड़ा एज अ क्लॉ, होल्ड्स ऑन टू द मेटल. सो इसीलिए जितना ज्यादा होल्ड रहेगा उतना ज्यादा स्टेबिलिटी. मतलब अगर कुछ ऐसा कंपाउंड होगा तो बिकॉज दे आर पाई बॉन्डेड कंपाउंड्स, जैसे अभी जस्ट देखा हम लोग ने, कार्बन मोनोऑक्साइड विल बी मोर स्टेबल देन NH3 बिकॉज वो NH3 सिर्फ सिग्मा बॉन्ड बनाता है, ये सिग्मा प्लस पाई बनाता है. तो ये तो प्योर पाई है ना यार, यहां पे तो डबल डबल बॉन्ड बन रहा है, तो इसीलिए ये ज्यादा स्टेबल रहेंगे. सो कीलेशन फैक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी. मीनिंग आपका जो कीलेशन फैक्टर है, अगर बाइडेंटेट ज्यादा है या ट्राइडेंटेट ज्यादा है या टेट्राडेंटेट ज्यादा है तो स्टेबिलिटी ज्यादा है. तो अगर मान लो एग्जांपल ऐसा है, EN ट्वाइस है और सामने में EDTA है, या फिर EN थ्राइस है और EDTA है, तो यहां पे तो हेक्साडेंटेट है ना दोस्त, तो यहां पे तो बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बनेगा, यहां पे EN रहेगा. और अगर हम लोग बात करें Cl6 की, ओके, तो लीस्ट स्टेबल Cl6 होगा, फिर EN होगा, फिर EDTA होगा. समझा? सो कीलेशन फैक्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट. अगर यहां पे देखो Fe3 प्लस स्टेबल रहेगा कि Fe2 प्लस स्टेबल रहेगा? ऑफ कोर्स Fe3 प्लस वुड बी स्टेबल देन Fe2 प्लस. इफ आई स्पीक अबाउट एटॉमिक साइज में मैं बोलूंगा कि यार जिंक वुड बी
or I'll say that iron would be more stable than sodium, because iron की atomic size छोटी है as compared to sodium. Okay, so या पोटेशियम लिख देते हैं, बेटर रहेगा एग्जाम्पल, क्योंकि फोर्थ पीरियड के ये पार्टिकल्स है. सो आयरन इज मोर स्टेबल देन पोटेशियम ऑब्वियसली, क्योंकि एटॉमिक साइज छोटा होने की वजह से इट कैन अब्सॉर्ब लोन पेयर्स. सो दिस इज ऑल इन दिस चैप्टर. आई होप आपको सब याद है. हमने बेसिकली स्टार्ट किया था इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, फिर वर्नर्स थियरी, फिर वैलेंस बॉन्ड थियरी, देन केम द क्रिस्टल फील्ड थियरी, देन केम ऑप्टिकल, ज्योमेट्रिकल एंड स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म. स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म 6 टाइप है, जिसमें सबसे पहला टाइप क्या है तुम्हारा, ऑब्वियसली आयनाइजेशन, विच इज मोस्ट कॉमन. सेकंड इज लिंकेज, दैट इज एम्बिडेंट लिगेंड. हाइड्रेशन, दैट इज वाटर. फोर्थ इज कोऑर्डिनेशन, व्हेन देयर आर 2 central metal atoms in 2 different ions. Then there was coordination position, where there are 2 central metal atoms in the same ion, and there was polymerization. Then we learned geometrical isomerism, जिसमें 2 ही चीज geometrical isomerism बताते हैं, स्क्वायर प्लेनर एंड ऑक्टाहेड्रल. एंड फिर हमने ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म देखा, जिसमें टेट्राहेड्रल एंड ओनली ऑक्टाहेड्रल शो इट, एंड वो भी 3-4 टाइप के ही कंपाउंड दिखाते हैं. एंड लास्टली we studied about organometallic compounds, specifically carbonyl compounds, sigma bonded, pi bonded, and lastly factors affecting stability. All right, I hope आपको सब टॉपिक समझा है. Make sure you read this topic today itself so that you have a better idea and you remember it for a longer time. Thank you so much.